नई शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, जिसे हम लोग शॉर्ट में एनईपी 2020 के नाम से जानते हैं। एनईपी 2020 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी मिलने के बाद लागू किया गया था। इसके जरिए स्कूल से लेकर कॉलेज तक की शिक्षा नीति में बदलाव किया गया है, ताकि इसके जरिए नॉलेज के साथ उनकी हेल्थ और स्किल्स को डेवलप किया जा सके। दोस्तों, हमारे देश में एनईपी को लागू करने का मेन उद्देश्य जो था ना, वो ये था कि भारत में एजुकेशन को ग्लोबल लेवल पर ला सके। पूरे 34 सालों के बाद भारत में नई शिक्षा नीति बनाई गई है। कहा जाता है कि जब देश में कोई बदलाव लाना हो तो सबसे पहले उसकी शिक्षा नीति को बदलना चाहिए, इसलिए इसकी शुरुआत हमारे देश में की गई और इसीलिए भारत सरकार मंत्रालय ने इस नई शिक्षा नीति की घोषणा की, जिससे देश के स्टूडेंट्स और उनके परिवार के जीवन में बदलाव आ सके। शिक्षा को लेकर पहली राष्ट्रीय नीति 1968 में इंदिरा गांधी द्वारा बनाई गई थी और फिर इसके बाद 1986 में नई शिक्षा नीति राजीव गांधी के द्वारा बनाई गई थी और फिर पूरे 34 साल बाद तीसरी बार 2020 में नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा बनाई गई, जिसे भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया था। दोस्तों, 1986 में जारी हुई नई शिक्षा नीति के बाद भारत की शिक्षा नीति में ये पहला बदलाव था जो एक नए तरीके से पेश किया गया। तो अब आपके समझ में आ गया होगा कि शिक्षा नीति 2020 यानी एनईपी 2020 वर्ष 1968 और 1986 के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। और दोस्तों, क्या आपको पता है कि ये जो शिक्षा नीति है ना, ये अंतरिक्ष वैज्ञानिक यानी इसरो के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। तो पहले जो शिक्षा नीति थी ना, उसका नाम था मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय यानी द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसे शॉर्ट में MHRD के नाम से जाना जाता था, जिसका नाम इस नई शिक्षा नीति यानी न्यू टू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय यानी एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया। अब एनईपी 2020 के अंदर MHRD का नाम बदलकर एजुकेशन मिनिस्ट्री रखने का जो मेन उद्देश्य था वो ये था शिक्षा और सीखने पर दोबारा ध्यान आकर्षित करना, मतलब एजुकेशन एंड लर्निंग। क्योंकि अब तक जो भारत की शिक्षा नीति थी वो 10+2 के फॉर्मेट पर आधारित थी, यानी 12 साल का स्कूली दौर रहता था। क्योंकि पहले क्या था कि सरकारी स्कूलों में पहली क्लास से यानी फर्स्ट क्लास से स्कूल स्टार्ट होता था, यानी बच्चे को 5 से 6 साल की एज में स्कूल में एडमिशन दिलाया जाता था। लेकिन अब क्या है, पेरेंट्स अवेयर हो गए हैं, जागरूक हो गए हैं। उनका मानना है कि बच्चों को 2.5-3 साल की एज में ही एजुकेशन देनी चाहिए, उन्हें कुछ थोड़ा थोड़ा सिखाते रहना चाहिए। और इसी को देखते हुए भारत सरकार ने 10+2 के फॉर्मेट को 5+3+3+4 के फॉर्मेट में बदल दिया है। मतलब 10+2 के फॉर्मेट को यानी इन 12 सालों को 4 भागों में बांट दिया है। 3 साल स्टार्टिंग के और ऐड कर दिए हैं। मतलब ये कि जो स्कूली दौर पहले 12 साल का हुआ करता था वो अब 15 साल का हो गया है, यानी नर्सरी टू 12th। अब नर्सरी, KG1, KG2, फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास, ये बच्चे के शुरुआती 5 साल होंगे। इसके बाद क्लास 3 से 5 तक का यानी 3 साल का ये पीरियड होगा। इसके बाद क्लास 6, 7th, 8th ये इसके बाद वाले 3 साल में आएंगे। अब 9th, 10th, 11th, 12th ये इस 4 साल में आएंगे। तो दोस्तों, अब आपके समझ में आ गया होगा कि इस तरह से हमारे स्कूली स्ट्रक्चर को 4 भागों में बांट दिया गया है। तो पहला है फाउंडेशन स्टेज, दूसरा है प्रिपेयरिंग स्टेज, तीसरा है मिडिल स्कूल और इसके बाद है चौथा और लास्ट पार्ट जिसे सेकेंडरी स्कूल बोलते हैं। तो अब हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इसके जरिए यानी इस फॉर्मेट के जरिए शुरू के जो पहले 5 साल होंगे वो फाउंडेशन स्टेज पर आधारित होंगे, यानी इस टाइम पर बच्चों की नींव, बच्चों का बेसिक स्ट्रॉन्ग किया जाएगा। इसका जो करिकुलम है वो NCERT के जरिए तैयार किया गया है। तो इस करिकुलम में क्या है कि स्टार्टिंग में यानी बच्चे के जो शुरुआती 5 साल होंगे जिसे हम फाउंडेशन स्टेज के नाम से जानेंगे, इस फाउंडेशन स्टेज को भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला है प्री प्राइमरी यानी प्रिपर्टी और दूसरा है प्राइमरी, जिसमें प्रिपर्टी में होंगे 3 साल नर्सरी, KG1 और KG2 और प्राइमरी के 2 साल क्लास 1 और क्लास 2, यानी प्री प्राइमरी के 3 साल और प्राइमरी के 2 साल। इस तरह से फाउंडेशन स्टेज क्लियर होती है, जिसमें सरकार ने 3 से 6 साल तक के बच्चों के लिए प्री स्कूल, बाल वाटिका, आंगनवाड़ी जैसे संस्थानों की व्यवस्था की है, जिनके जरिए सरकार का जो मकसद है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था के बच्चों को मुफ्त, सुरक्षित, गुणवत्ता से पूर्ण शिक्षा और देखभाल की सुविधा उपलब्ध कराना।
प्री प्राइमरी सेक्शन में छोटे बच्चों को खेलकूद अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज के द्वारा पढ़ाई करवाई जाएगी। यानी अब इन छोटे बच्चों के लिए किताबों का बोझ पहले जैसा नहीं रहेगा। मतलब ये कि अब फाउंडेशन स्टेज के जो बच्चे हैं वो मौज मस्ती के साथ पढ़ाई करेंगे। अब फाउंडेशन का दूसरा भाग जो है वो है 6 से 8 साल तक के बच्चों के लिए, यानी क्लास 1 और क्लास 2 के बच्चों को प्राथमिक स्कूल यानी प्राइमरी स्कूल में शिक्षा दी जाएगी। इस तरीके से 3 से 8 साल तक के बच्चों का यानी नर्सरी से 2nd क्लास तक के बच्चों का फाउंडेशन स्टेज क्लियर होता है। अब स्कूली स्ट्रक्चर का जो दूसरा पार्ट है उसमें आते हैं 8 से 11 साल तक के बच्चे यानी क्लास 3 to 5 तक के बच्चे। इसमें क्लास 3 to 5 तक के बीच के बच्चों को फ्यूचर के लिए तैयार किया जाएगा। इस समय बच्चों को साइंस, मैथ, सोशल साइंस जैसे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। अब इसके बाद के जो 3 साल आते हैं वो है मिडिल स्टेज, और इस स्टेज में क्लास 6 to 8 तक के बच्चे शामिल होंगे। और इसके बाद आता है 9 to 12 तक के 4 सालों का आखिरी स्टेज, जिसे हम सेकेंडरी स्टेज के नाम से जानेंगे। अब यहाँ पर सेकेंडरी स्टेज क्लास 9 to 12 तक की जो पढ़ाई है वो 2 चरणों में होगी, जिसमें सब्जेक्ट्स को बहुत गहराई से पढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही सब्जेक्ट्स को चुनने की आज़ादी भी होगी, यानी बच्चों में पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को लेकर गहरी रुचि पैदा की जाएगी और उसके साथ साथ ही उनके सोचने समझने की शक्ति को भी बढ़ाया जाएगा। लेकिन अब सबसे इम्पोर्टेंट और अच्छी बात यह है कि अब स्ट्रीम सिस्टम नहीं होगा, जिसे जो पढ़ना है वो पढ़ सकता है। यानी इसका मतलब ये है कि अगर कोई स्टूडेंट आर्ट्स का है और वो फिजिक्स की पढ़ाई करना चाहता है तो वो अब ऐसा कर सकता है, और अगर कॉमर्स का कोई स्टूडेंट अकाउंट्स की जगह हिस्ट्री पढ़ना चाहता है तो वो भी ऐसा कर पाएगा। लेकिन इसके लिए एक नया पुल तैयार किया जाएगा और इस पुल के जरिए ही अपने सब्जेक्ट्स को चुना जाएगा। तो अब आपके समझ में आ गया होगा कि पहले 10+2 के जरिए सरकारी स्कूल्स में प्री स्कूलिंग नहीं होती थी, 1 to 10 तक जनरल पढ़ाई होती थी, और फिर क्लास 11th में सब्जेक्ट चुनने की आज़ादी मिलती थी। पहले बच्चे के 6 साल के होने पर पढ़ाई शुरू होती थी, लेकिन अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के जरिए पहले 2.5 से 3 साल की एज में ही पढ़ाई शुरू हो जाएगी। इसके साथ साथ ही 10वीं 12वीं के बोर्ड परीक्षाओं में भी बड़े बदलाव हुए। नई नीति के जरिए क्लास 3rd, 5th और 8th में बोर्ड की परीक्षाएं होंगी, जबकि 10th और 12th की बोर्ड की परीक्षाएं ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव फॉर्मेट में साल में 2 बार होगी। इसके साथ साथ ही विदेशी भाषाओं की जो पढ़ाई है वो क्लास 9 से, यानी बच्चे क्लास 9th में जाने पर विदेशी भाषा का चुनाव कर पाएंगे। बच्चों को एजुकेशन में संस्कृत एक ऑप्शन के रूप में चुनने का मौका दिया जाएगा, क्योंकि त्रिभाषा फॉर्मूले के जरिए राज्य, क्षेत्र और छात्र की पसंद को प्राथमिकता दी जाएगी, जिसमें कम से कम 2 भारतीय भाषाएं होंगी। अब हम बात करते हैं उच्च शिक्षा यानी हायर एजुकेशन की। हायर एजुकेशन में पहली बार मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम लागू किया गया। मतलब ये कि अगर कोई स्टूडेंट किसी कारणवश बीच में ही कोई कोर्स को छोड़ देना चाहता है तो अब उसके कोर्स के बचे हुए जो साल हैं वो बर्बाद नहीं होंगे। मान लो अगर कोई कोर्स 4 साल का है तो उसे 1 साल के बाद छोड़ने पर सर्टिफिकेट, 2 साल के बाद डिप्लोमा, 3 साल पर कोई भी एक इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट और 4 साल के बाद पूरी डिग्री मिलेगी। इससे क्या होगा, उन स्टूडेंट्स को फायदा होगा जिन्होंने किसी वजह से अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ दी थी। अब अगर कुछ सालों बाद में वो इसी कोर्स को या फिर किसी और कोर्स को करना चाहता है तो पहले वाले कोर्स का जो भी सर्टिफिकेट या डिप्लोमा है उसे इस नए कोर्स में या फिर पुराने वाले कोर्स को कंटिन्यू करने में अहमियत दी जाएगी। इसे एक तरह से क्रेडिट ट्रांसफर भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि इस शिक्षा नीति की आवश्यकता क्यों पड़ी और इस नीति को लाने के उद्देश्य क्या थे। बदलते हुए वैश्विक दृश्य में शिक्षा आधारित अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए मौजूद शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन की जरूरत थी, और इसी के साथ शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने, नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए इस नई शिक्षा नीति की जरूरत पड़ी। अब बात करते हैं इस शिक्षा नीति के उद्देश्य क्या थे। बच्चों को भारतीय संस्कृति से जोड़ना, एजुकेशन को फ्लेक्सिबल बनाना, बच्चों को रिसर्च सिखाना और एम्पावरमेंट बनाना, एजुकेशन पॉलिसी को ट्रांसपेरेंट बनाना, एवोल्यूशन यानी विकास पर जोर देना, ओपन एजुकेशन सिस्टम में इन्वेस्ट करना, बच्चों की सोच को क्रिएटिव करना, एजुकेशन की क्वालिटी को डेवलप करना और एक साथ कई लैंग्वेज पर फोकस करना। यानी अब हम इसे यूं कह सकते हैं कि हर एक को शिक्षा मिले और शिक्षा भी ऐसी जिसमें क्वालिटी हो। यानी इस नई शिक्षा नीति का जो उद्देश्य था वो ये था कि स्टूडेंट्स को एजुकेट ही नहीं करना बल्कि एजुकेशन में क्वालिटी भी देना है। अब हम बात करते हैं इस नई शिक्षा नीति की विशेषताओं की।
सबसे पहले तो ये कि एनईपी 2020 के जरिए केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा के क्षेत्र पर देश के जीडीपी के 6% हिस्से के बराबर लक्ष्य रखा गया था। मतलब ये कि सरकार के पास जितना भी पैसा आता है ना, उसका 6% वो शिक्षा पर खर्च करेगी। इसी के साथ एनईपी 2020 में क्लास 5 तक की शिक्षा में मातृभाषा यानी मदर टंग यानी स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा पर बल दिया गया और 3 से 8 साल के बच्चों के शैक्षिक पाठ्यक्रम यानी एजुकेशनल कोर्स को 2 भागों में बांटा गया। जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि फाउंडेशन स्टेज को 2 भागों में बांटा गया था। पहला था प्रिपरेटरी और दूसरा था प्राइमरी। तीसरी विशेषता है कि इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के जरिए वर्ष 2030 तक सकल नामांकन अनुपात यानी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो, जिसे शॉर्ट में GER कहा जाता है, को 100% लाने का लक्ष्य रखा गया। चौथी विशेषता है कि अलग अलग उच्च शिक्षण संस्थानों से यानी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट से प्राप्त अंकों को या क्रेडिट को डिजिटल रूप से सुरक्षित रखने के लिए एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट दिया जाएगा, ताकि अलग अलग संस्थानों में स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस के बेस पर उन्हें डिग्री प्रदान की जा सके। नई शिक्षा नीति के जरिए एमफिल कार्यक्रम को समाप्त कर दिया गया। मतलब एमफिल की जो पोस्ट थी वो हटा दी गई है और PhD यानी डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी इसे 4 साल की कर दी गई है। इसके साथ ही नई शिक्षा नीति के तहत क्लास 6 से ही प्रोफेशनल और कौशल विकास के कोर्स शुरू किए जाएंगे। स्थानीय स्तर पर इंटर्नशिप भी कराई जाएगी। व्यवसाय शिक्षा और कौशल विकास पर जोर देने का मकसद स्कूली शिक्षा के अंदर रोजगार हासिल कराने के लायक बना